हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, आज की हमारी क्लास पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडी सीटेट पेपर फर्स्ट से है। और इस वीडियो में ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कराया जाएगा, जो कि सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखिए। जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। इससे जो है आपका स्कोर कार्ड अच्छा खासा जो है आएगा, यानी आपका जो है 100+ जो है स्कोर हर हाल में होगा। जितना हो सकता है उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। तो चलिए आइए, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है तो सीटेट में बहुत कम पूछा जाता है। समझ बेस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और समझ बेस तभी आपका जो है बनेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना, या फिर स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, या थर्ड वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संपत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यवसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख कराना। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस एक एकीकृत विषय है, जो कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ता है। और इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को लैंगिक भेदभाव जैसे कि सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पर्यावरण। कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है, तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श के लिए कहा। अब इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। तो इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना जो है तो किस चीज़ से की गई है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि अनुभवात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है, या भोजन से संबंधित संपत्तियों के अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है, या थर्ड वाला ऑप्शन है कि पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए की गई है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से सोच करने के लिए अनुमति देना। तो यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को परिवार के सदस्यों से परामर्श करने को कहा, और यह क्रियाकलाप जो है तो बच्चों को सीधे अनुभव प्रदान करता है, जो कि अनुभवात्मक अधिगम का मुख्य आधार है। और वे स्वयं जानकारी एकत्र करते हैं और उसका विश्लेषण करके और वास्तविक संदर्भ में सीखते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभवात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, यानी जिन विद्यार्थियों को दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। सेकेंड है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। थर्ड है कि किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, या स्पर्शी चित्रण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो देखिए भाई, कि जब दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए कहा जा रहा है कि सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री, जैसे मॉडल,
वास्तविक वस्तुएं, उभरे हुए चित्र बच्चों को छूकर और अनुभव करके समझने में मदद करती है। और स्पर्शी सामग्री सीधे उनकी आवश्यकता को पूरा करती है, जिससे वे बिना दृष्टि के भी पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए, तो वह क्या है? पाठ के अंत में, या पाठ के आरंभ में, या जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रयुक्त है, या शिक्षण अधिगम के दौरान। तो देखिए यहाँ पे आकलन का उद्देश्य, तो आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति, रुचियों और कठिनाइयों को समझना है, और शिक्षक को पाठ योजना बनाते समय आकलन को शामिल करना चाहिए। और पाठ के दौरान लगातार आकलन करने से शिक्षक तुरंत अपनी शिक्षण रणनीति में सुधार कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी विद्यार्थी अवधारणाओं को समझ रहे हैं। यानी इसलिए आकलन का सबसे उपयुक्त स्तर जो होगा तो वो शिक्षण अधिगम के दौरान ही है। यानी शिक्षण अधिगम के दौरान आकलन किया जाना चाहिए। तो कब किया जाना चाहिए? शिक्षण अधिगम के दौरान किया जाना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि आपको अपने विद्यार्थियों की पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि देनी है। आप आकलन के किस साधन का चयन करेंगे? तो जब आपको अपने विद्यार्थियों की पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि देना है, तो आप आकलन के कहा जा रहा है किस साधन का चयन करेंगे? तो आप आकलन के अवलोकन साधन का चयन करेंगे, या क्रम निर्धारण मापनी का, या जांच सूची का, या सहपाठी आकलन का। तो देखिए यहाँ पे कि परियोजना का आकलन करते समय शीघ्र प्रतिपुष्टि देना आवश्यक है, और जांच सूची में शिक्षक द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट बिंदु होते हैं, जिसमें विद्यार्थी केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति यानी हाँ नहीं दर्शाते हैं, और इससे डेटा संग्रह और प्रतिक्रिया देने में समय नहीं लगता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांच सूची। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने का उद्देश्य है कि। तो पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें, या यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, या ऑप्शन नंबर सी है कि यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति की विषय में प्रतिपुष्टि देता है, या ऑप्शन नंबर डी है यानी लास्ट वाला ऑप्शन है कि यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है, जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने का उद्देश्य है कि। तो पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने का उद्देश्य यही है कि शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें, क्योंकि यह आकलन जो है तो अंकों या गुणात्मक आंकड़ों के माध्यम से यह बताता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी एकत्र करना है। और यह अधिगम के लिए आकलन से भिन्न है, जो कि सीखने की प्रगति में प्रतिपुष्टि देता है और भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? यानी कक्षा 1 से 5 के लिए तो निम्न में से कौन सा स्तर होगा नई शिक्षा नीति के तहत? तो आरंभिक स्तर होगा, या मध्य स्तर, या बुनियादी स्तर। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहले में है केवल ए, केवल बी, केवल ए और सी, या फिर केवल बी और सी। तो देखिएगा यहाँ पे NEP 2020 के अनुसार यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार
पूरी स्कूली शिक्षा 4 चरणों में बटी है। पहला चरण होता है बुनियादी, दूसरा चरण होता है आरंभिक, तीसरा चरण होता है मध्य और माध्यमिक। यानी बुनियादी स्तर में 3 साल का प्री स्कूल और कक्षा 1-2 शामिल होता है और आरंभिक स्तर में कक्षा 3 से 5 आती है। इसलिए कक्षा 1 से 5 तक दोनों स्तर बुनियादी और आरंभिक शामिल है। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ए और सी जो है सही है। यानी बी वाला ऑप्शन जो है तो ये नहीं है, आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर। तो ए और सी ये है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? मानचित्रण करना ये प्रक्रिया कौशल नहीं है, या क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना ये प्रक्रिया कौशल नहीं है, या परिकल्पना की जांच करना, या ऑप्शन नंबर डी है तथ्यों को अनुस्मरण करना। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर मूल प्रक्रिया कौशल में अवलोकन, वर्गीकरण, संप्रेषण, मापन, पूर्वानुमान और निष्कर्षण शामिल है। और एकीकृत प्रक्रिया कौशल में चरों की पहचान यानी प्रचालनात्मक परिभाषा, परिकल्पना, परीक्षण, प्रयोग और आंकड़ों की व्याख्या आते हैं। और तथ्यों का अनुस्मरण करना, रटना या याद करने की पारंपरिक विधि है, जो कि कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल नहीं है। अतः यह प्रक्रिया कौशल नहीं है। जबकि मानचित्रण, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना और परिकल्पना की जांच करना तो ये प्रक्रिया कौशल है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा तथ्यों को अनुस्मरण करना। ये जो है तो ये प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया कौशल नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि थीम, परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। तो थीम, परिवार तथा मित्र में से पूछा जा रहा है कौन सा उप थीम है। तो ए है कि चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं ये उप थीम है, या कार्य और खेल है, या भोजन एवं जल है, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा आश्रय है। तो देखिएगा यहाँ पे कि थीम, परिवार तथा मित्र में तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि परिवार तथा मित्र थीम के अंतर्गत कौन सा विकल्प उप थीम है। तो दिए गए विकल्पों में जो है तो केवल कार्य और खेल विकल्प भी इस उप थीम का थीम है। और अन्य विकल्प देखिए जैसे चीज़ें जो हम करते हैं, भोजन एवं जल और हमारा आश्रय, ये अलग अलग मुख्य थीम है, यह अन्य उप थीम से संबंधित है। इसलिए कार्य और खेल ही सही उप थीम है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। सेकंड है कि दिल्ली जैसे महानगरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। थर्ड है कि लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे, या पत्तियों का रंग जो है हरा क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा अपसारी प्रश्न है जो कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। तो अपसारी प्रश्नों में छात्र अपनी कल्पना और विश्लेषण क्षमता का उपयोग करके अनेक संभावित उत्तर दे सकते हैं। जैसे दिए गए विकल्पों में से केवल बी जो है दिल्ली जैसे महानगरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ऐसा प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है और छात्र विभिन्न रचनात्मक उपाय सुझा सकते हैं, जैसे पौधे लगाना, सार्वजनिक परिवहन बढ़ाना आदि। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन।
इसमें कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन डॉट डॉट द्वारा किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा, या पेन पेपर परीक्षा के द्वारा, या विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा किया जा सकता है, या मौखिक परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए कि विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन जो है, तो ये विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा किया जा सकता है। यानी सी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्वसनीय आकलन युक्तियाँ बच्चों को सीखी गई बातों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने में सक्षम बनाती है और इनमें अवलोकन, पोर्टफोलियो, प्रदर्शनियाँ, निबंध और अभिनय कार्य शामिल हैं। और ये युक्तियाँ शिक्षक को समय के साथ बच्चे की प्रगति और व्यवहार की पूरी जानकारी देती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।